थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इसके हम लोग सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक बड़ा सा थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ठीक है, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर के पार्ट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं बुकोल्स रिले। ये जो बुकोल्स रिले होता है ये क्या काम करता है, तो ये ट्रांसफार्मर में कभी अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो ट्रांसफार्मर फटने की दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पर कोई ऐसा चाहिए ना जो अचानक से सारे करंट के सप्लाई को रोक दे और वहीं पर ट्रांसफार्मर बंद हो जाए, तो उसका काम आता है बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से इसको कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर मर्क्यूरी होता है, वो मर्क्यूरी क्या करता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्क्यूरी थोड़ा सा राइज होता है और ऊपर ही स्विच लगा हुआ रहता है जो सीधा सप्लाई को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये जो बुकोल्स रिले है ये एक तरह का एमसीबी की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में एमसीबी होता है ना, जब बहुत ज्यादा करंट पास होता है तो एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है, वैसे यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये बुकोल्स रिले क्या करेगा, सीधे स्विच को बंद कर देगा और ट्रांसफार्मर वहीं पर बंद हो जाएगा। और जो एक्सप्लोजन हो सकता है, जो एक्सीडेंट हो सकता है, वो हम लोग इसको इसकी मदद से रोक सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन टैंक और मेन टैंक होता है इसमें। देखो, एक होता है कंजर्वेशन टैंक ऊपर जो आधा भरा हुआ रहता है। ठीक है, किससे भरा हुआ रहता है, ऑयल से भरा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग नेफ्था ऑयल को भरे हुए रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंस, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा ऑयल रहता है। गाढ़ा इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर पानी और वाटर वेपर्स जो रहते हैं वो कम से कम आ सके, है ना। तो एकदम गाढ़ा उसको करके रखते हैं हम लोग। मेन टैंक को तो पूरा फुल कर दिया जाता है, ये है उसका मेन टैंक। उसके अंदर तो हम लोग पूरा गाढ़ा नेफ्था ऑयल को भर देते हैं। कंजर्वेशन टैंक के अंदर हम लोग सिर्फ आधा ही भरते हैं। अब आधा क्यों भरते हैं, तो देखो, जब बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर अगर हीट होगा तो ऑयल जो है वो गर्म होगा। ऑयल अगर गर्म होगा तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो ऊपर का मेन टैंक तो पूरा फुल है, नीचे का मेन टैंक तो पूरा फुल है। अब ऊपर जगह बची कंजर्वेशन टैंक की। कंजर्वेशन टैंक अगर हम लोग उसको पूरा भर देंगे तो अब वो क्या करेगा, तब वो भी फट जाएगा और ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधा भरा रहते। अब आप पूछेंगे कि पूरा क्यों नहीं खाली रखते, तो पूरा खाली नहीं रख सकते। जब यहां पर कभी कभार क्या होता है, तेल ट्रांसफार्मर का लीक हो जाता है या फिर उड़ जाता है तेल, तो उस टाइम पे हम लोग को एक चाहिए ना रिजर्व ऑयल। जैसे हम लोग पेट्रोल आप देखे रहेंगे स्कूटी में, तो पेट्रोल खत्म होने के बाद वो रिजर्व पे चलता है ना। एक थोड़ा सा पेट्रोल रिजर्व के लिए रखा रहता है ताकि हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। तो वैसे यहाँ पर ऑयल को रिजर्व करके रखा जाता है कि कभी अगर यहाँ पर तेल की कमी पड़ गई, ऑयल कहीं से लीक हो गया मेन टैंक में, तो मेन टैंक में हम लोग खाली जगह नहीं छोड़ सकते। अगर खाली जगह छोड़ेंगे तो वहां पर एडी करंट पैदा हो जाएगा। एडी करंट क्या होता है, एडी करंट एक तरीके का करंट जो हम लोग का फ्लो है उसका उल्टा काम करेगा, उसको अपोज करता है। तो हम लोग को एडी करंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, एडी करंट क्या काम करता है, करंट को अपोज करता है। अब ये जो करंट है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ, स्टेप अप मतलब ऊपर चढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ा देना। अगर 220 वोल्ट का आ रहा है तो उसको 11,000 कर देना, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप। अगर हम लोग किसी ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट्स दे रहे हैं और वो 11,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और वही काम अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेगा तो वो क्या करेगा, उस 220 को 50 वोल्ट या 40 वोल्ट बना देगा, है ना, या वो उस 11,000 वोल्ट्स को क्या कर देगा, 220 वोल्ट्स बना देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, स्टेप डाउन। एक ऐसा ट्रांसफार्मर आता है जो स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी करता है। आप लोग अपने घर में देखे रहेंगे तो घर में जो स्टेबिलाईजर लगा हुआ रहता है ना, घर में आप लोग देखे रहेंगे, गांव में आप लोग ज्यादातर देखे रहेंगे, क्योंकि गांव में वोल्टेज का बढ़ता रहता है, कम होते रहता है, बढ़ता रहता है, कम होते रहता है। एक कांस्टेंट फ्लो में गांव में वोल्टेज नहीं मिल पाता हम लोग को। तो वहां पर गांव के घर में, क्योंकि होम अप्लायंसेस जो रहते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसको डैमेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेबिलाईजर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर वोल्टेज, जितना वोल्टेज उस फ्रिज को और होम अप्लायंसेस को चाहिए, मान लीजिए कि 220 चाहिए, और 220 से कम वोल्टेज अगर आपके घर में आ रहा है 180, तब वो स्टेबिलाईजर क्या करेगा, तब वो स्टेप अप की तरह काम करेगा। वो 180 को क्या करेगा, 230 बना देगा। अगर आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया, घर में 300 आ गया, तब वो क्या करेगा, तब वो उल्टा घूम के उसको क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा।
क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन। तो वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलाईजर, स्टेबल कर देता है वो वोल्टेज को, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ये मेन टैंक है, ठीक है। यहां पर कंजर्वेशन टैंक है। कंजर्वेशन टैंक के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि खाली जगह छोड़ देते, क्यों खाली जगह छोड़ देते वो भी बता चुका हूं। अच्छा, बिल्कुल कहीं से भी ना खाली जगह हम लोग को मेन टैंक में नहीं चाहिए, क्योंकि एडी करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कंजर्वेशन टैंक का क्या काम रहता है। अब ये कंजर्वेशन टैंक ये आप लोग देख चुके हैं। अब ब्रीदर पे आते हैं। ब्रीदर हम लोग यहां पर लगाते हैं, कंजर्वेशन टैंक के पास ये हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रीदर। अब देखो, कंजर्वेशन टैंक को हम लोग ने आधा खाली छोड़े, अब आधा अगर खाली छोड़ेंगे तो उसके अंदर वाटर वेपर नहीं आना चाहिए, है ना, नमी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे ट्रांसफार्मर में एडी करंट आ जाएगा, तो नमी नहीं आ सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी नमी को भगाने के लिए यहां पर ब्रीदर ले लेंगे। ब्रीदर ये क्या करता है, एक तरीके का सांस लेने का काम करता है। क्या करता है, सांस लेने का काम करता है, तभी तो इसका नाम ब्रीदर है। ये क्या करेगा, जो भी हवा इसके अंदर आएगी उसके अंदर से सारे वाटर वेपर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सारे वाटर वेपर्स को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्रीदर किस काम आता है, सारे वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब सिर्फ गर्म हवा बचेगी, वो गर्म हवा अगर कंजर्वेशन टैंक में जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वाटर वेपर नहीं जाना चाहिए, वाटर वेपर नहीं जाना चाहिए, उससे नमी आ जाएगी, उससे एडी करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रीदर के नीचे ही यहां पर लगा रहता है, ब्रीदर के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल रहता है। क्या रहता है ब्रीदर के अंदर, सिलिका जेल। सिलिका जेल आप लोग देखे रहेंगे, कभी आप लोग जूता उता खरीदे रहेंगे या लैपटॉप खरीदे रहेंगे तो वहां पर एक छोटी सी पैकेट आती है, वो डब्बे के अंदर ही लगाई हुई रहती है ना, व्हाइट कलर की पैकेट रहेगी छोटी सी, वो क्या रहता है, वो सिलिका जेल रहता है। वो क्या करता है, सारी नमी उमी को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे नमी नहीं बचती है जूते के डब्बे में या फिर लैपटॉप के डब्बे में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ब्रीदर के नीचे क्या होता है। यहां पर आप लोग देखो तो ऑयल रहेगा। अब एक बात बताओ, गर्म हवा तो जा रही है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर रोड पर है या कोई सैंड के आसपास है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाके पे है, तो वहां पर बहुत तेज हवा चलेगी, तो मट्टी वट्टी धूल कण आ सकते हैं ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल लगा देंगे। ऑयल क्या करेगा, जैसे ही हवा अंदर जाएगी ऑयल क्या करेगा, सारे धूल उल को अपने तरफ खींच लेगा। और अब क्या बची, अब नमी बची। नमी क्या करेगी, नमी मॉइस्चर बचा, मॉइस्चर क्या करेगा, ये सिलिका जेल और ये जो ब्रीदर है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब सिर्फ गर्म हवा बची है, वो कंजर्वेशन टैंक के अंदर जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बुशेस की हम लोग बात करते हैं। ये देखो बुशेस, बुशेस दो टाइप की होती है, एक होता है एचवी बुशेस, एक होता है एलवी बुशेस, ठीक है। अगर हम लोग जो इनपुट होता है जहां से हम करंट आ रहा है उसको हम लोग एचवी बुशेस में लगा देते हैं और एलवी बुशेस से हम लोग पास करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करंट को, तब क्या होगा, अब हाई वोल्टेज बुश में हम लोग ने लगाया है अपना वायर और लो वोल्टेज बुशेस के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं आगे। तो अब एक बात बताओ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जा रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। अगर उसका उल्टा कर दिए, अगर हम लोग ने उस वायर को लगा दिए एलवी में और इस वायर को लगा दिए एचवी में, तब वो क्या करेगा, तब वो एलवी स्टेप अप कर देगा, है ना। लो वोल्टेज में आया था और हाई वोल्टेज से जा रहा है, हाई वोल्टेज के बुश से जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो टाइप का होता है। वो कौन से दो टाइप है, वो है कोर टाइप और शेल टाइप। कौन से दो टाइप है इसके, कोर टाइप और शेल टाइप। अब कोर टाइप जो होता है उसके अंदर हम लोग कोर बनाते हैं एक उसका, ठीक है। आयरन का यूज किया जाता है, आयरन और सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है, ज्यादातर आयरन का यूज किया जाता है ना, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा होता है, सिलिकॉन स्टील का कोर ज्यादा बेहतर होता है। तो ये उसका कोर हो गया। ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये क्या हो गया, उसका कोर। उस कोर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग लगाते हैं। ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग हम लोग लगा देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के बीच में एक ही जगह पर वाइंडिंग होगी। एक अंदर की तरफ जो पहली परत रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन लगाने के बाद हम लोग दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग को उसके ऊपर से लगाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो वाइंडिंग इसमें भी है लेकिन एक के ऊपर एक है और इसमें अलग अलग है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या लगाया गया, पेपर का इंसुलेशन लगाया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं व्हाई डू वी वांट थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम लोग को क्यों चाहिए, तो देखो जो
ट्रांसफार्मर होता है ना, वो सिर्फ एसी करंट पे काम करता है, डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो एसी करंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे फ्लक्चुएट होते रहती है। तो अब एक बात बताओ, अगर फ्लक्चुएट होते रहेगी तब तो दिक्कत आ जाएगी, कभी वोल्टेज पॉजिटिव में आएगा कभी नेगेटिव में आएगा। तो थ्री फेज हम लोग को इसलिए चाहिए कि बराबर, देखो यहां पर इस ग्राफ को देख के आप समझो, जिस वक्त ये 120 पर है ना, ये जिस वक्त इसकी वैल्यू 1 है, उस वक्त आप देखो दूसरे फेज की वैल्यू किसी की -0.5 है तो किसी की देखो 0 है ना। जिस वक्त ये आया 0 पर, उस वक्त फेज 2 की वैल्यू क्या है, +1। जिस वक्त फेज 2 आ गया 0 पर, उस वक्त फेज 3 की वैल्यू क्या है, 1 है ना। देखो यहां पर देखो, फेज 3 जब 0 है तो फेज 1 पे आ गया, फेज 1 जब आगे जाके 0 हो जाएगा तो फेज 2 उस वक्त कहां पे आ गया, 1 पे आ गया। फेज 2 की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो फेज 3 किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। यानी ये तीनों एक एक करके काम करेंगे और हम लोग को पॉजिटिव वोल्टेज एकदम कांस्टेंट फ्लो मिल जाएगा करंट का। इसके लिए हम लोग को 3 फेज ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ठीक है। ये देखो ये है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर है ये। यहां पर देखो ये फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, प्राइमरी वाइंडिंग ये है और सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पर है। लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर लगाया जाता है, मैग्नेटिक करंट पैदा होता है ना उसमें। तो ये अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है ना, प्राइमरी वाइंडिंग जब इसमें से हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो करंट कहीं पर भी फ्लो होता है तो अपने आसपास चुंबक बना लेता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जब यहां से हम लोग करंट को पास करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड घूम घूम के आके सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग को जब कट करेगी तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। अब जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कट करेगा तो अब एक बात बताओ, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यानी 3 ही बार मैंने घुमा दिया हूं बस, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 6 बार घुमा दिया हूं, तो जो यहां पर 3 बार घुमाने के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें पैदा हो रही है वो वहां पर जाके 6 में बढ़ जा रही है, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, है ना। तो ये काम कब होगा, स्टेप अप में होगा। आगे अभी मैं समझाने वाला हूं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसकी फिक्र मत करो आप लोग, ठीक है। कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये देखो 4 टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होता है स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन और डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन। 4 टाइप के कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर के होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब वो 2 टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग एक चीज याद रखो, ये कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में तो एक पॉइंट कॉमन लिखना है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वो पावर को कांस्टेंट रखता है। पावर को क्या करेगा, वो कांस्टेंट रखेगा, मतलब पहले जितना पावर था उतना ही पावर वो बाद में भी रखेगा। वोल्टेज को बढ़ा देगा लेकिन पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आप पॉइंट लिख दो, आपको 1 मार्क्स पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पावर अगर कॉमन है तो पावर का एक फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, P इक्वल्स टू V इंटू आई, है ना, P इक्वल्स टू V इंटू आई। और मैं बोल रहा हूं कि पावर कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर पावर की वैल्यू पहले 20 है तो बाद में भी 20 ही रहेगी, तो ठीक है 20 ही रहेगी। और मैं बोल रहा हूं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ा देता है। तो मान लो कि पहले वोल्टेज था 5 और अब हो गया 10, आंसर में तो 20 आना चाहिए ना, तो इसके हिसाब से 5 4 जा 20 हो रहा था और इसके हिसाब से 10 2 जा 20 हो रहा है ना, क्योंकि पावर चेंज नहीं होने वाला। पावर अगर पहले 20 था तो बाद में भी 20 होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो अब इससे आप लोग समझ में आ जाएगा ना आपको कि अगर वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूं तो यहां पर देखो ये आई क्या हो गया, कम हो गया। आई मतलब करंट, वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज को कम कर दूंगा तब क्या होगा, तब करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो करंट को क्या करेगा, करंट को कम कर देगा। पावर क्या रहेगा, पावर कांस्टेंट रहेगा, पावर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। पावर क्या क्या रहेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बना देता हूं मैं। ये देखो जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है
उसके अंदर कम टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे। अब देखो कैसे, यहां पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स 4 है, यहां पर 6 है मान लो, ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है ना, तो ये जो करंट जो यहां से जा रहा है और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसको कट करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब ये 4 नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इसकी वाइंडिंग छोटी है, इसकी वाइंडिंग बड़ी है, तो जब बड़ी वाइंडिंग में जाएगा तो वोल्टेज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। आप लोग ऐसे करके बता देना कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है ये, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। एकदम सिंपल सी चीज है। आप लोग देखो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी पूछा तो आप लोग ये इतने पॉइंट्स एकदम इजीली बता सकते हो। उसके बाद आप लोग बता सकते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। कब, स्टेप अप में। इसका ठीक उल्टा रहेगा स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो स्टेप अप क्या करता था, वोल्टेज को बढ़ा देता था, तो स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा। तो वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पावर क्या रहेगा, पावर कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, पावर कांस्टेंट है। स्टेप अप, स्टेप डाउन का मैं अब क्या बनाऊंगा, डायग्राम बना देता हूं। तो स्टेप डाउन का डायग्राम उसका उल्टा रहेगा। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रहेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। इसमें क्या था, प्राइमरी में कम थे, सेकेंडरी में ज्यादा थे। इसमें प्राइमरी में ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी में कम रहेगा। तो आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे, बहुत ही इजीली इसको समझ गए रहेंगे। अब ये दोनों का मिक्सचर होता है स्टेबिलाईजर, जो हमारे घर में होता है। स्टेबिलाईजर क्या करता है, स्टेबिलाईजर स्टेप डाउन भी रहता है और स्टेप अप भी रहता है, स्टेप डाउन भी रहता है और स्टेप अप भी रहता है, दोनों रहता है वो, है ना। स्टेबिलाईजर क्या करता है, दोनों काम करता है। तो आई होप आप इतना समझ गए रहेंगे बहुत ही आसानी से, है ना। अब हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर। ये जो P इक्वल्स टू VI है ना, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ये भी आप याद कर लेना। इसके हिसाब से भी आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में आपको कुछ भी पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर, क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर। यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो टाइप के कौन से होते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप। मैंने आपको अभी चार्ट दिखा के समझाया था ना, कोर टाइप और शेल टाइप होता है, ठीक है। वर्किंग के हिसाब से स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। करंट ट्रांसफार्मर होता है एक, ट्रांसफार्मर बहुत सारे टाइप के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर अब स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट कम कर देगा, पावर कांस्टेंट रखेगा, उसका डायग्राम। फिर उसके बाद स्टेप डाउन, वोल्टेज कम करेगा, करंट बढ़ा देगा, पावर कांस्टेंट, स्टेप डाउन। ये आप लोग अगर इतना लिख दिए तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी पूछेगा आप लोग इतना बस लिख दो और आपको एकदम अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। स्टैटिक डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, कोर टाइप, शेल टाइप। स्टैटिक डिवाइस है वो, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप का ये इतना पॉइंट आप लोग लिख दो, स्टेप डाउन का इतना पॉइंट लिख दो। करंट ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक होता है, वो भी उसके लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप आप ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ समझ गए रहेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगी।